प्यारे मित्रों नमस्कार। मैं हूं तुलसीराम यादव। माँ भारती एडुकेटर में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आप माँ भारती एडुकेटर को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपसे कुछ भी नहीं मांगते हैं। हम केवल आपसे यही मांगते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा उत्साह बना रहे। इस कोरोना काल में आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। माँ भारती एडुकेटर में पुनः आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। विद्युतीकरण की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। तो विद्युतीकरण की इलेक्ट्रॉन की अवधारणा है कि नाभिक में धनावेशित उपस्थित रहता है। हमने यही देखे है कि जो नाभिक होता है उसमें धनावेशित, ये जो धनावेशित है वो उपस्थित रहता है हमेशा। दूसरा यह है कि धनावेशित की संख्या के समान ऋणावेश नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाती। ये जो ऋणावेशित है, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इनको, जो हमेशा ऋणावेशित रहते हैं और ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अतः परमाणु उदासीन अवस्था में रहता है। जो परमाणु होता है हमेशा वो उदासीन अवस्था में रहती है। तो परमाणु हमेशा उदासीन अवस्था में रहते हैं। धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी, जबकि ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी, जबकि ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। विद्युतीकरण के लिए केवल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। मित्रों, विद्युतीकरण के लिए केवल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, जबकि धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जबकि ऋणावेशित में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। मतलब जहाँ इलेक्ट्रिसिटी अधिक होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जबकि पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। विद्युतीकरण के लिए केवल इलेक्ट्रॉन की ही ज़रूरत होती है, अन्य की ज़रूरत नहीं होती है। नाभिक में प्रोटॉनों का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में 1837 गुना अधिक होता है। नाभिक में प्रोटॉनों का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में 1837 गुना अधिक होता है। अतः चलने का कार्य केवल इलेक्ट्रॉन ही करता है, जबकि प्रोटॉन स्थिर रहता है। तो नाभिक में प्रोटॉनों का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में 1837 गुना अधिक होता है। अतः चलने का कार्य केवल इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। मित्रों, अब देखते हैं हम कि आवेश का जो द्रव्यमान है, तो आवेश का जो द्रव्यमान है वो यही है कि दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण अल्प मात्रा में घट जाता है। दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण अल्प मात्रा में घट जाता है, जबकि ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के कारण अल्प मात्रा में बढ़ जाता है। मतलब जब दो वस्तु परस्पर टकराता है, रगड़ते हैं, तो धनावेशित जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो क्या होती है, घट जाती है, लेस देन हो जाती है। जबकि ऋणावेशित वस्तु के द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के कारण वो धीरे से क्या होती है, बढ़ जाती है। तो हम इस चित्र में भी देख सकते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज में जब ये प्रवेश करती है तो एम मतलब घट जाती है, जबकि ऋणावेशित चार्ज में जब पॉजिटिव आती है तो ये बढ़ जाती है। और अगर नेट चार्ज प्लस और माइनस को जोड़ा जाए तो ये हो जाता है जीरो। तो नेट चार्ज जीरो हो जाता है, क्योंकि जो विद्युत का चार्ज होता है वो हमेशा निगेटिव होता है, कम हो जाता है ना। नेट चार्ज क्या हो जाता है, जीरो। तो आवेशीकरण की विधियाँ, तो मित्रों आवेशीकरण की विधियाँ हम देखते हैं तो घर्षण के द्वारा भी आवेशीकरण की विधियाँ अधिक होती है। तो घर्षण के कारण क्या होती है, आवेशीकरण की विधियाँ घर्षण द्वारा होती है। जब किसी एक वस्तु को अन्य किसी वस्तु से रगड़ा जाता है
जब किसी एक वस्तु को अन्य किसी वस्तु से रगड़ा जाता है तब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जब किसी एक वस्तु को अन्य किसी वस्तु से रगड़ा जाता है तब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता वस्तु के ऋणावेशित होने का, जबकि इलेक्ट्रॉन की कमी वस्तु के धनावेशित होने का गुणधर्म प्रदर्शित करता है। जब घर्षण होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ऋणावेशित होती है, और जबकि इलेक्ट्रॉन की जब कमी होता है तो धनावेशित होती है। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी किसी वस्तु में होती है तो धनावेशित गुणधर्म प्रदर्शित करेगा, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता जब होती है तो वो ऋणावेशित प्रदर्शित करेगा। ये इनके गुणधर्म होती है। स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा। अब दूसरा है स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा। स्थिर वैद्युत प्रेरण क्या है? स्थिर वैद्युत प्रेरण वह प्रक्रिया है, किसी पदार्थ के निकट ऋणावेशित चालक नाम पर पदार्थ में उपस्थित आवेश कणों का ध्रुवीकरण हो जाता है। मतलब स्थिर वैद्युत प्रेरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी अनावेशित पदार्थ के निकट आवेश चालक नाम पर पदार्थ में उपस्थित आवेश कणों का ध्रुवीकरण हो जाता है। मतलब प्रेरण की प्रक्रिया में वस्तुएं परस्पर संपर्क में नहीं आती है। प्रेरण की प्रक्रिया में वस्तुएं परस्पर संपर्क में नहीं आती है तथा आवेशित वस्तु के सामने उपस्थित पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का आवेश हो जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ धन चार्ज और ऋण चार्ज दोनों हैं। तो धन चार्ज, ऋण चार्ज, धन ऋण, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इस पूरे का अगर मैं प्रोसेस करूं तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? नेट चार्ज हो जाएगा, वो ज़ीरो होगा। ज़ीरो क्यों होगा? जब पॉजिटिव और नेगेटिव जब दोनों जुड़ती है तो ये ज़ीरो हो जाती है नेट चार्ज, इसीलिए हम इलेक्ट्रिसिटी फिर फ्लो होता है, अन्यथा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है। देखते हैं मुक्त आवेश और बंद आवेश। एयर है, कुचालक मुक्त आवेश है, ध्रुवीकरण पोलराइजेशन होता है। बंधक आवेश है। अब ये मुक्त आवेश और बंधक आवेश दोनों को हम प्लस करेंगे तो ध्रुवीकरण होगा, पोलराइजेशन होगा, है ना। तो ध्रुवीकरण पोलराइजेशन होगा तो ये पूरी तरह से इसमें नेट चार्ज हो जाएगा। तीसरी कंडीशन है कि भू संपर्कित, अगर पृथ्वी से अगर संपर्क करा देते हैं तो जो धनावेशित है वो पूरी तरह से पृथ्वी में चली जाती है, तो बचती क्या है? ऋणावेशित, है ना। और ये केवल ऋणावेशित अंत में बचती है। इन्हीं को हम कहते हैं, इन्हीं को स्थिर वैद्युत प्रेरण का सिद्धांत कहते हैं। चूँकि इसमें धन और ऋण दोनों वस्तु को आवेशित करा दिया जाता है, जिसके कारण से इसमें ध्रुवीकरण हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है। जब वस्तु किसी के संपर्क में नहीं आती है तो आवेशित से सामने उनके उपस्थित जो भी पृष्ठ होंगे उनके विपरीत प्रकृति का आवेश कार्य करने शुरू कर देते हैं, तब भी इनका नेट चार्ज जीरो हो जाता है। और तो इसका अगर हम पृथ्वी से करा देते हैं तो इनका जो धनावेश है पृथ्वी में चला जाता है, तो केवल इस पर ऋणावेश बचती है। तो चालन, तीसरा है चालन के द्वारा। इस प्रक्रिया में दो चालक वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाने पर आवेश समान रूप से फैल जाता है। चालन के द्वारा इस प्रक्रिया में दो चालक वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाने पर आवेश समान रूप से फैल जाता है। जैसे आप कंडक्टर देख लेते हो, कंडक्टर में अनचार्जेड बॉडी है, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ अनचार्जेज बॉडी है, पॉजिटिव नेगेटिव, और कंडक्टर है ओवरऑल नेगेटिव चार्जेज बॉडी है कंडक्टर, और अनचार्जेज बॉडी है कंडक्टर। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो प्रतिकर्षण बल के कारण ऐसा होता है, नेगेटिव हो जाता है तो नेगेटिव पूरी चार्जेस चला जाता है। तो अगर हम आवेशित चालक से प्रतिकर्षण बल का कारण अनावेशित चालक की ओर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि दोनों के स्थानांतरण तब तक होता है। मतलब जब तक दोनों का स्थानांतरण ना हो जाए तब तक होता है। जब तक कि दोनों ओर से प्रतिकर्षण बल समान नहीं हो जाते तब तक प्रतिकर्षण होता रहेगा। विद्युत आवेश के गुणधर्म।
विद्युत आवेश के गुणधर्म यही बोलते हैं कि आवेश बीजगणित के योग नियम का पालन करता है। आवेश पूरी तरह से बीजगणित के योग नियम का पालन करता है। किसी वस्तु पर कुल आवेश की मात्रा ज्ञात करने के लिए उस पर उपस्थित विभिन्न आवेशों का बीजगणित योग लिया जाता है। मतलब आवेश बीजगणित योग नियम का पालन करता है। किसी वस्तु पर कुल आवेश की मात्रा ज्ञात करने के लिए उस पर उपस्थित विभिन्न आवेशों का बीजगणितीय योग लिया जाता है। अर्थात अगर हम देखते हैं बीजगणितीय में तो Q एक में कुल आवेश है, Q1 Q2 प्लस Q3 डैश 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 करके Qn तक ये जाता है। जब Qn तक जाता है तब ये हो जाता है, तब ये Q इज इक्वल टू हो जाएंगे, Q इज इक्वल टू समेसन n हो जाएंगे और ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा QI। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू समेसन, अब I इज इक्वल टू 1 और NS फॉर L बिलोंग्स टू N, तो फॉर ऑल NS बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर N, फॉर ऑल N इज इक्वल टू 1 2 3 4, है ना। तो इस तरह से हो जाती है। अगर हम इसके क्वांटीकृत करते हैं तो 1Q प्लस 2Q 3Q, तो Q इज इक्वल टू 3Q प्लस 2Q माइनस 1Q इक्वल टू 3 to 5Q में 1Q सब्ट्रैक्ट किए तो 3Q और 2 5Q हो जाएंगे और इसमें 1Q सब्ट्रैक्ट किए टोटल आ जाएंगे 4Q। तो 4Q मीन्स आवेश होती है, चार्ज, है ना। अब प्रश्न 2 है, आवेश क्वांटीकरण होता है, जो सेकंड होती है, आवेश जो है क्वांटीकृत होता है, अर्थात किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण एक निश्चित व न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इस निश्चित व न्यूनतम आवेश को आवेश का क्वांटा कहते हैं। आवेश का क्वांटा मीन्स होता है Q इज इक्वल टू एन क्यू, एन मतलब 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हो जाएंगे। तो Q1 Q2 Q3, Q इज इक्वल टू Q1 Q2 Q3, इस तरह से डैश 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 होता जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं आवेश का क्वांटीकृत, मतलब किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण एक निश्चित व न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इस निश्चित व न्यूनतम आवेश को ही आवेश का क्वांटा कहते हैं, इसे ही आवेश का क्वांटा कहते हैं। अगर देखा जाए तो हम यहाँ ये देख सकते हैं, सिलिकॉन के तेल बूंद प्रयोग द्वारा आवेश के क्वांटा का मान 1.6 × 10⁻⁻19 ज्ञात किया गया, जो कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के समान है। मतलब Q इज इक्वल टू Ne इलेक्ट्रॉन। आवेश एक क्वांटीकरण सिद्धांत जहाँ n इलेक्ट्रॉनों की संख्या NS बिलोंग्स टू Z, तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज 1 × 1.6 × 10⁻19, क्योंकि चार्ज का 1.6 × 10⁻19 चार्ज होती है। तो 2 3 4 5 इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो डैश 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 करके अंत में हमें ये प्राप्त होगा n × 1.6 × 10⁻19 इक्वल टू Ne। E है इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻19 होती है, तो Ne। तो अब ये प्रश्न उठता है, क्या किसी वस्तु पर 4 × 10⁻19 C आवेश उपस्थित हो सकता है? तो 4 × 10⁻19 कूलम आवेश उपस्थित होने के लिए स्थानांतरित होने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इज इक्वल टू Q/E, मतलब 4 × 10⁻19 by 1.6 × 10⁻19, n इज इक्वल टू 2.5, तो NS डज नॉट इक्वल टू Z। ठीक है, तो वस्तु पर 4 × 10⁻19 कूलम आवेश की उपस्थिति संभव नहीं होती है। तो सैद्धांतिक रूप से क्वार्क नामक कणों की खोज की गई। मतलब सैद्धांतिक रूप से, अब कहा जाए कि सैद्धांतिक रूप से क्वार्क नामक कणों की खोज की गई, जिन पर आवेश ±1/3 और या ±2/3 इलेक्ट्रॉन पाया गया। परंतु क्वार्क कणों की खोज हो जाने के पश्चात भी आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत उपयुक्त रहेगा। केवल आवेश के क्वांटा का मान E/3 हो जाएगा, अर्थात Q डैश इज इक्वल टू NE/3, जहाँ n इज इक्वल टू 1 2 3 है। अब एक प्रश्न और बनता है
कि क्या किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत होता है। क्या किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत होता है, अर्थात आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसी घटना में किसी क्षण पर धनावेश उत्पन्न होता है, तब उस घटना में उसी क्षण पर उतना ही ऋणावेश उत्पन्न होता है। मतलब जितना धनावेश उत्पन्न होगा उसी के सापेक्ष उतना ही ऋणावेश उत्पन्न होगा तथा कुल आवेश संरक्षित रहेगा। मतलब आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है, क्योंकि आवेश ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगर मैं 10 ग्राम धनावेशित उत्पन्न करूँ तो 10 ग्राम ऋणावेशित भी उत्पन्न होगा। मतलब कुल आवेश संरक्षित रहेगा। उदाहरण, फोटॉन स्वतः विघटित होकर इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन कणों का एक युग्म उत्पन्न करता है। इस घटना में कुल आवेश संरक्षित रहता है। फोटॉन स्वतः विघटित होकर इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन कणों का एक युग्म उत्पन्न करता है। इस घटना में कुल आवेश संरक्षित रहता है। फॉर एग्जांपल देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन h म्यू है, h इसका इक्वल टू h प्लैंक नियतांक, ठीक है, q और न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, तो E इज इक्वल टू प्लैंक नियतांक और फ्रीक्वेंसी, तो Q इज इक्वल टू इसमें 0 होती है और Q इज इक्वल टू 0, तो इसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन दोनों को प्लस माइनस करो तो ये आता है 0, मतलब पूरी तरह से सेफ है। अब प्रश्न उठती है, स्वतंत्र अवस्था में न्यूट्रॉन विघटित होकर एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक न्यूट्रिनो कण उत्पन्न करता है। इस घटना में भी कुल आवेश संरक्षित रहता है। स्वतंत्र अवस्था में न्यूट्रॉन विघटित होकर एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक न्यूट्रिनो कण उत्पन्न करता है। इस घटना में भी कुल आवेश संरक्षित रहता है। N0 इज इक्वल टू P प्लस इलेक्ट्रॉन, तो दोनों प्लस न्यू, एंटी न्यूट्रिनो और उदासीन होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्लस होता है और माइनस दोनों का मेल होता है 0, तो आवेश के वेग के साथ अपरिवर्तित रहता है, अर्थात न्यू Q A इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो आवेश वेग के फलन के रूप में नियत होता है। आवेश वेग के फलन के रूप में नियत होता है। यदि किसी वस्तु पर स्थित अवस्था में Q आवेश उपस्थित है, तब उस पर गतिशील अवस्था में भी Q आवेश उपस्थित होगा। तो इस तरह से आज के लिए बस इतना ही। तो सभी मित्रों को धन्यवाद तथा बहुत बहुत आभार हमारे चैनल को देखने के लिए, और आप सभी से विनम्र कर्तव्य निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को।